नमस्कार, मैं दिनेश पाठक और फिर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन जानकारियाँ लेकर। उसकी शुरुआत करूँ उससे पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है, विनती है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। अब शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड, जो देश की युवा पीढ़ी के काम आने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे नौजवान इसे ज़रूर देखें। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने हाल ही में 2022 की योजनाओं के बारे में घोषणा की और बताया कि आगे आने वाले समय में इसरो क्या कुछ नया करने जा रहा है। साथ ही उन्होंने 2021 में किए गए मिशंस के बारे में भी जानकारी दी। 2022 में इसरो की जो बड़ी योजनाएं हैं, सबसे पहले उसे जान लेते हैं। PSLV पर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 4 और 6 लॉन्च होना है। आदित्य L1 चंद्रयान 3, एक्सपोसैट प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन, दिशा, वीनस मिशन, तृष्णा मिशन को पूरा होना है। 2021 में जो उपलब्धि हासिल की वो भी जान लेते हैं। 2021 में निसार मिशन के तहत यस बैंड SAR पेलोड नासा को दिया गया। आदित्य L1 मिशन हार्डवेयर लूप टेस्ट पूरा हुआ। चंद्रयान 3 के डिजाइन में बदलाव किया गया। गगनयान मिशन के लिए सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम और क्रू एस्केप सिस्टम मोटर्स के लिए परीक्षण चल रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। पैराशूट ड्रॉप टेस्ट शुरू हो चुका है। तृष्णा मिशन का नाम तो आपने सुन ही लिया है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। इस उपग्रह का उद्देश्य भूमि की सतह के तापमान का मानचित्रण करना है। इसे भारत और फ्रांस ने ज्वाइंट रूप से डेवलप किया है, विकसित किया है। तृष्णा पानी के उपयोग की निगरानी भी करेगा। इसी तरह के मिशन में भारत फ्रांस के संचालन में मेगाट्रॉपिक्स और सरल अल्टिका शामिल है। सरल मिशन ARGOS का उपयोग करके अंतरिक्ष से समुद्र का अध्ययन करेगा। ARGOS एक डेटा संग्रह प्रणाली है, वहीं मेगाट्रॉपिक्स उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और जल चक्र में ऊर्जा के आदान प्रदान का अध्ययन करेगा। यह थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग का उपयोग करके जो नेचुरल इंफ्रा है हमारे पास, उसका भी अध्ययन करेगा, उस पर भी रिसर्च करेगा। निसार मिशन भी जान लेते हैं। यह नासा और इसरो का ज्वाइंट मिशन है। निसार का अर्थ है नासा इसरो -SAR। SAR इज सिंथेटिक एपरेचर रडार। रडार का उपयोग पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों को नापने के लिए किया जाता है। निसार सबसे बड़ा परावर्तक एंटीना ले जाएगा। निसार मिशन का मुख्य उद्देश्य हर 12 दिन में पृथ्वी को स्कैन करना है। यह समुद्री बर्फ और बर्फ की चादरों की तस्वीरें भी भेजेगा। आपका जज्बा, जिम्मेदारी, पहरेदारी अनमोल है। आप देश की रक्षा करते हैं, घर परिवार छोड़कर सुदूर बर्फ के पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों में भटकते हैं हमारे लिए। आप हैं तो हम हैं। ऐसे में कुछ फर्ज हमारा भी है। आपके बच्चे हमारे लिए खास हैं। हम उन्हें स्कॉलरशिप देंगे, सुरक्षित माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, उनका भविष्य संवारेंगे। आप देश के सैनिकों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। हम हैं महर्षि यूनिवर्सिटी। अब बढ़ते हैं आगे और जानकारी शिक्षा जगत से। बीते 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, जिसे नाम दिया गया NEET 3.0, लॉन्च किया। NEET 3.0 को भारत में छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एकल मंच के रूप में लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर मंत्री ने क्षेत्रीय भाषाओं में AICTE द्वारा निर्धारित तकनीकी पुस्तकों का भी विमोचन किया। क्षेत्रीय भाषाओं में सीखने से विचार करने,
क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी और साथ ही युवाओं को ग्लोबल सिटीजन बनाने में मदद मिलेगी। नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम विकसित तकनीकी समाधानों का उपयोग प्रदान करने की एक पहल है, ताकि शिक्षा लेने वालों की सुविधा के लिए एकल मंच पर युवाओं की रोजगार क्षमता को और बढ़ाया जा सके। ये समाधान बेहतर सीखने के परिणामों और विशिष्ट क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए एक अनुकूलित और व्यक्तिगत अनुभव के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। नीट डिजिटल डिवाइड को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, खासकर आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के बीच। यह भारत के साथ साथ विश्व की ज्ञान आधारित आवश्यकता को पूरा करने में भी मदद करेगा। नीट 3.0 के तहत 12 लाख से अधिक सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को 253 करोड़ रुपए से अधिक के मुफ्त एडटेक कोर्स कूपन प्रदान किए गए हैं। उच्च शिक्षा में बेहतर सीखने के परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह नीट योजना शुरू की गई थी। इसे सीखने को अनुकूलित और शिक्षार्थी के बच्चों के लिए व्यक्तिगत बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया था। अब एक खबर कोविड-19 से जुड़ी हुई। कोविड फिर से विस्तार ले रहा है, ऐसे में ये जरूरी है। फ्रांस में वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 वायरस के एक नए और ज़्यादा म्यूटेटेड स्ट्रेन की पहचान की है, जिससे कोविड-19 होता है। नए वायरस की पहचान तब हुई जब दुनिया अभी भी हाईली म्यूटेटेड स्ट्रेन से जूझ रही है, जिसे ओमिक्रॉन कहा जाता है। ओमिक्रॉन पहले से ही दुनिया भर में कोविड-19 मामलों में वृद्धि कर रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को IHU या B1640.2 वेरिएंट नाम दिया गया है। यह IHU मेडिटेरेनी इन्फेक्शन संस्थान में शिक्षाविदों द्वारा खोजा गया है। इसमें 46 म्यूटेशन शामिल हैं, जो ओमिक्रॉन से अधिक हैं, जो इसे टीकों और संक्रामक के लिए अधिक प्रतिरोधी बनाता है। अब तक नए वेरिएंट के 12 मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले अफ्रीकी देश कैमरून की यात्रा से जुड़े हैं। अधिकतर देशों में ओमिक्रॉन संस्करण अभी भी प्रमुख रूप से उपलब्ध है, लेकिन IHU वेरिएंट का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। अन्य देशों में नया संस्करण नहीं देखा गया है। अब जानकारी 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए 12 जनवरी को पुडुचेरी जाने वाले हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा पुडुचेरी में 12 से 16 जनवरी तक यह महोत्सव आयोजित किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शुरू होगा और यह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का प्रतीक भी है। इस महोत्सव में देश भर से 18 से 22 आयु वर्ग के लगभग 7000 युवा शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में पुडुचेरी के करीब 500 युवा हिस्सा लेंगे। जिनका टीकाकरण नहीं होगा, उन्हें युवा महोत्सव में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। पुडुचेरी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को इस उत्सव के आयोजन के लिए एक स्थान के रूप में चुना गया है। विश्वविद्यालय के पूरे परिसर को पुडुचेरी प्रशासन के नियंत्रण में दिया गया है। विश्वविद्यालय के छात्रावासों में युवाओं के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव क्या है और ये क्यों मनाया जाता है, इसे भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव भारत में युवाओं की एक वार्षिक सभा है। यह उत्सव युवा आइकॉन स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों में से एक के सहयोग से इसे हर साल आयोजित किया जाता है। इस प्रकार यह प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा सप्ताह के दौरान एक अलग राज्य में आयोजित किया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इस दिन को हमेशा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा है। इस दिन से शुरू होने वाले सप्ताह को राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में जाना जाता है, यानी 12 से 16 जनवरी तक। यह युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकता, भाईचारे, सांप्रदायिक सद्भाव की भावना और साहस की अवधारणा को प्रचारित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। यह उद्देश्य युवाओं की सभा आयोजित करके और उन्हें विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके प्राप्त किया जाता है।
अब जानकारी प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड की। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। 2014 के बाद से इस पुरस्कार की चयन प्रक्रिया में कई बदलाव हुए। 2022 में इस पुरस्कार को जिले के प्रदर्शन के आधार पर संस्थागत रूप दिया जाता है, न कि कलेक्टर के प्रदर्शन के आधार पर। आउटपुट और परिणामों की प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही योजनाओं के कार्यान्वयन के पैमाने के आधार पर पुरस्कार को संस्थागत बनाया जाएगा। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों की कुल संख्या 18 है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है कि ये पुरस्कार जो दिए जाते हैं लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के, वो उनके टोटल नंबर कितने हैं, तो ये 18 हैं। मूल रूप से ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किए गए अभिनव कार्यों को सम्मानित करता है। इस पुरस्कार के मूल्यांकन मानकों को हर साल बदल दिया जाता है। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री खुद देते हैं। 2022 में पीएम एक्सीलेंस अवार्ड की पुरस्कार राशि को 2 गुना कर दिया गया है। इसे 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले 10 लाख मिलता था, इस बार 20 लाख किया गया। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सवाल आपके सामने आ सकता है। पुरस्कार राशि का उपयोग संसाधन अंतराल को पाटने और परियोजनाओं को लागू करने के लिए किया जाना है। 2022 में सभी जिला कलेक्टर्स को पुरस्कार के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा। यह पुरस्कार सेवाओं के वितरण, एक जिले एक उत्पाद योजना में समग्र विकास, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सुशासन, डिजिटल भुगतान इत्यादि में सिविल सेवकों के योगदान को रेखांकित करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा। अब एक जानकारी आयुष आहार परियोजना की। यह परियोजना आयुष मंत्रालय ने शुरू की है। आयुष आहार एक स्वस्थ आहार है। मंत्रालय इस डाइट को अपनी कैंटीन में उपलब्ध करवाएगा। आयुष आहार क्या है, इसे समझ लेते हैं। इसे मंत्रालय के आयुष भवन कैंटीन में लॉन्च किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है। स्वस्थ आहार जिसमें कोकम पेय, गाजर का हलवा, भजनी बड़ा और सब्जी पोहा आदि शामिल हैं। ये व्यंजन पोषण से भरपूर हैं और जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। साथ ही ये आसानी से सुपाच्य हैं। आयुष आहार को टेस्टिंग के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। बर्तन लेने वाले लोगों को फॉर्म जारी किए जाएंगे, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। फीडबैक के आधार पर ये एक नया आहार नियमित किया जाएगा। मंत्रालय की आयुष जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाने की ये एक पूरी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के बोझ को कम करना है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह, मोटापा और स्ट्रोक हैं। आयुष जीवन शैली में स्वस्थ आहार लेना, नियमित व्यायाम और योग करना शामिल है। आयुष को समर्पित 500 से अधिक कॉलेज और 3000 अस्पताल हैं। यदि यह परियोजना सफल हो जाती है तो इन अस्पतालों में इस आहार की शुरुआत की जा सकती है। भारत में आयुष की विकास क्षमता के बारे में भी हमें जानना चाहिए। भारत में आयुष का बाजार 10 अरब अमेरिकी डॉलर का है। अगले 5 वर्ष में इसके 50% तक बढ़ने का अनुमान है। आयुष के लिए कोई एफडीआई सीमा नहीं है। भारत दुनिया में वैकल्पिक दवाओं का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। विकसित देशों में योग और एक्यूपंक्चर लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। भारत के प्रमुख आयुष साझेदार जापान, रूस, यूएई और अमेरिका है। भारत बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से आयुष को आगे बढ़ा रहा है। आज के इस अंक में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हाँ, अपना प्यार अपने कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। नमस्कार, धन्यवाद।